गुड इवनिंग दोस्तों। आज से हम लोग हिस्ट्री का पहला लेक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये हमारा एक टेबल है भारत के इतिहास के बारे में कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हमारा आता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि लोगों को लिखने का कोई लिपि नहीं थी, जी लिखने का आइडिया नहीं था, जो कि हड्डियों से और चित्रकलाओं से जो अवशेष मिले हैं वहीं हम लोग उसमें देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में लोगों को लिखने का कला तो था, लेकिन इसमें क्या था कि इनकी लिखावटों को अभी वो समझा नहीं जा पाया है। और ऐतिहासिक काल के बारे में, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्पस से भी और जानकारी के लिए भी, तो ऐतिहासिक काल हमारा यही आता है। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन और आधुनिक, जिसे एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और आधुनिक भारत भी कहते हैं। देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें पत्थरों के औजारों का यूज किया जाता था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमारा यही है। जो कि पूरा पाषाण काल एक अज्ञात पीरियड से 8000 ईसा पूर्व तक चला था। और मध्य पाषाण काल हमारा 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक चला था। और नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक चला था। फिर उसके बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि लिपि तो मिली लेकिन उसे पढ़ा या समझा नहीं जा सका। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक की थी। और वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व की थी, जिसमें कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल भी आता है। ठीक है, तो इसे और फिर उसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल, जिसे प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, जो कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक था। और मध्यकालीन, जिसमें कि मुगल आते हैं, तुर्किश आते हैं और पहला अरबों का आक्रमण होता है। और आधुनिक काल में हमारा कैसे ब्रिटिश आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं और ये हमारे देश पे कब्जा कर लेते हैं और उसी के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई होने लगती है। तो ये हमारा एक टेबल है जिससे कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हमारा था। तो उम्मीद करता हूँ कि एक टेबल आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम चलेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था, तो इससे हम पहला वीडियो लेकर के चल रहे हैं, तो आगे सब कुछ बताता रहूँगा। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या था कि महाजनपद काल, जो कि जनपद 16 जनपदों में बटा, जो उसे कहते हैं। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। और मगध साम्राज्य फिर उसके बाद आते हैं। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य, जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला। फिर मौर्योत्तर काल, जो 184 से 313 ईस्वी तक चला। फिर गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी तक चला। और हर्षवर्धन काल, जो कि हर्षवर्धन इसका लास्ट राजा था, और ये 600 से 647 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्राचीन भारत का एक क्रम है।
जो कि चला, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई वो हम लोग जानते ही हैं। ये सब हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। अब पाषाण काल में जो कि हमारा आता है जब हमें पत्थरों का लोग यूज करते थे, उसे देखते हैं। अब देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास में क्या था कि इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में क्या था कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हम लोग यूज करते थे, और उत्तर मध्यकालीन में 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। जैसे हम लोग भारत को जब जानते हैं कि उत्तर भारत में हमारा इस समय क्या था और इस समय, दोनों मैंने टेबल बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। उत्तर भारत में क्या था कि राजपूत शासन करते थे, पाल डायनेस्टी थी और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी। वहीं दक्कन में चालुक्य और पल्लव राष्ट्रकूट था, और दक्षिण भारत में चेर पांडव, चोल और सही चोल था। और इधर जब 12वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत जब चालू होता है हमारा, जब अरबों के आक्रमण के बाद फिर हमारे दिल्ली सल्तनत जो इब्राहिम लोधी वाला समय जब चालू होता है, तो उस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुग़ल वंश जो अकबर, बाबर, हुमायूं का चालू होता है, और दक्कन में विजयनगर, बहमिनी ये था, और दक्षिण में चेर और देवनागरी के यादव, और वारंगल के काकती, और द्वार समुद्र के होयसाल। ठीक है, ये हमारा उस वक्त का मध्यकालीन का स्थिति था कि ये लोग राज करते थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इतिहास का विभाजन। इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। लिखित इतिहास से पहले कालखंड को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। लिखित इतिहास से पहले कालखंड को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। इस कालखंड के लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान नहीं था। देखिए, यही मैं आपको बताने की कोशिश किया था कि इसमें जो था कि इसमें जो अक्षर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे ABCD या आ ई ई या क ख ग घ, वो उन लोगों को ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोग इतिहास पत्थर एवं हड्डियों के औजारों से, उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया। जैसे कि जो लोग वहाँ पे थे, वो लोग क्या करते थे कि गुफा पे कोई चित्र बना देते थे, कोई उनके औजार मिले, तो पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया। जो पाषाण काल था इसी को, क्योंकि उसमें लिखने का कोई ज्ञान नहीं था और पत्थर जो थे वो मिले थे। अब आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि और अक्षर का ज्ञान उन्हें था, लेकिन आज भी उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल को इस काल खंड के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, उन लोगों की लिपि तो थी, जैसे कि अभी कुछ पढ़ा जा सका है और कुछ नहीं पढ़ा जा सका है। तो यही ये था कि इसमें इनका पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, इतिहास का वह काल जिसमें संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होते हैं एवं उसे पढ़ा जा सका है। भारत में यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक काल जिससे कि जैसे कि जो लिपि लिखते थे,
और जो बुक लिखते थे, जैसे विदेशी यात्री जो आए, उन लोगों ने क्या किया कि अपनी यात्राओं का विवरण दिया। ठीक है। जो साहित्य हमारे हैं, जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र लिखा था, मगस्थनी ने इंडिका लिखी थी। ठीक है। तो ये लोग, जो लोग यहाँ के जो विद्वान थे, उन्होंने कुछ अपने बारे में लिखा, तो यही हमारा हिस्टोरिकल पीरियड कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं इतिहास के जन्मदाता के बारे में। इतिहास के जन्मदाता कौन थे? हेरोडोटस यूनान का प्रथम साहित्यकार एवं भूगोलवेत्ता था। जो हेरोडोटस था वो यूनानी था और वो इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। जैसे कि ये कभी पूछा जा सकता है कि संस्कृत में इसे क्या कहते थे, तो ये हरिदत्त कहा गया। हेरोडोटस हिस्ट्री या इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। हिस्ट्री जो उन्होंने पहला वर्ड अच्छा लिखा, जो कि पहली बार उन्होंने लिखा था। उन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी। जो इतिहास को सबसे पहले लिखा गया वो हेरोडोटस के द्वारा। रोमन दार्शनिक सीसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी। जो रोमन दार्शनिक, एक सीसरो नाम का एक दार्शनिक थे, उन्हें हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। जो वहाँ पे उनके समय में पेलोसियन युद्ध हो रहा था, उसको इन्होंने विषय बनाया और अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका लिखी। हिस्ट्री की तिथियाँ बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और एडी, एनो डोमिनी। देखिए ये क्या था कि जैसे कि अभी 2000 चल रहा है, तो कभी न कभी 0 भी तो रहा होगा या 1000 भी तो रहा होगा। तो वही कह रहा है कि 2 तिथि होती थी, एक तो एडी होता है, एक बीसी होता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनो के क्या कहते हैं, वो एक लैटिन वर्ड है जो कि क्रिसमस, जो क्राइस्ट थे, यीशु मसीह, उनके जन्म को एडी कहा जाता है। और बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म के खंडकाल के पहले का समय, उसे बीसी कहा जाता है। आजकल एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी प्रयोग होता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि एडी जहाँ है वहाँ सी, उसे कॉमन एरा बोलते हैं। ठीक है। और बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। जैसे कि जो हमारा ये समय चल रहा है उसे कॉमन एरा बोल देंगे, और जो समय बीत चुका है, जो समय हमारा 0 के पहले था, उसे हम बिफोर कॉमन एरा बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया। बिफोर प्रेजेंट, जैसे कि आज जो समय चल रहा है उसके पहले के लिए बिफोर प्रेजेंट का यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इतिहास के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्रोत, जैसे हमें इतिहास पता कहाँ से चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों का इतिहास अगर हमें जानना है, तो क्या क्या हमें स्रोत मिल सकते हैं, उसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पहला है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब ये देखिए, जैसे
खनाई के दौरान अगर कहीं खुदाई होती है या कहीं सर्वेक्षण होता है तो उसके दौरान हमें ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उस दौरान हमें ये मिलता है। पहला है हमारा फॉसिल, अवशेष। जैसे अगर कोई दबी हुई बॉडी रहेगी कहीं पे, अगर हम खन रहे हैं कहीं पे, कहीं खुदाई हो रही है या नया निर्माण करने के लिए हम लोग कोई खुदाई करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे बॉडी मिलती है। तो उसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि ये पुराने ज़माने का है, इसमें कुछ। और इसका समय कैसे पता चलता है, देखिए कार्बन डेटिंग होती है। कार्बन डेटिंग से हम लोग किसी भी चीज़ का वास्तविक समय बता सकते हैं कि कितने साल पुराना है। अब देखिए फिर उसके बाद होता है इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। जैसे कुछ ऐसी चीज़ हमें मिल जाएंगी खनाई के दौरान कि जिस पे कुछ लिखा होगा। जैसे कि अशोक के अभिलेख मिले थे, तो उसमें क्या था कि उसने कुछ न कुछ उस पर लिखवाया था, अपने उपदेश लिखवाए थे। उसी तरह हमें अभिलेख भी मिल जाते हैं। अब देखिए मोनूमेंट्स, स्मारक क्या होते हैं। स्मारक जैसे कि कोई पुराना चीज़ होता है वो हमारा स्मारक होता है। जैसे कोई निर्माण किया हुआ भवन हो वो हमारा स्मारक में आता है। जैसे लाल किला है, ताजमहल है, तो ये सब पता चलता है कि इतिहास में कभी किसी ने बनवाया होगा। ठीक है। अब चौथा है हमारा कॉइन, सिक्के। सिक्के क्या हैं, ये सिक्के देखिए जैसे समुद्रगुप्त था तो उसने पहला अपना सिक्का बनाया था, तो वो सिक्के हमें मिले हैं जिस पे कि बीड़ा बजाते हुए एक देवी की प्रतिमा है। इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के समय में सिक्के चलते थे और उस पे वो बीड़ा का भी बहुत शौकीन था। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने का ये चीज़ था। ये हमारा पूरा तात्विक स्रोत हो गया। देखिए मूर्तियाँ, स्टैचू। अब सबसे पुरानी मूर्ति अभी तक तो नटराज की मूर्ति मिली है। जैसे आप लोग भी कभी अगर देखे होंगे कुछ कहीं खुदाई करते हुए तो टूटी फूटी मूर्ति मिल ही जाती है। ये हमारा होता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। बॉडी, इंस्क्रिप्शन, सॉरी फॉसिल, इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट्स, क्वाइन, स्टैचू। ये हमारा पूरा तात्विक स्रोत है जो कि हमें खनाई खुदाई के दौरान मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दूसरा लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत मतलब जैसे जो कि किताबें होती हैं। किताबों का से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। दो तरह के हमारे बुक होते हैं, एक रिलीजियस, एक नॉन रिलीजियस, साहित्यिक और असाहित्यिक। जैसे कि साहित्यिक में हमारा आ जाएगा कि रामायण, महाभारत, ठीक है, और जो हमारे ऋग्वेद हैं ये सब हमारे साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। लेकिन वहीं नॉन रिलीजियस बुक में जैसे चाणक्य द्वारा लिखा हुआ एक अर्थशास्त्र बुक था, अब मगस्थनीज द्वारा लिखा हुआ इंडिका था। ठीक है, तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत में आ जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण किस चीज़ से हमें मिलता है, जैसे कि कोई उस वक्त आया होगा यहाँ पे घूमने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ के विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। पुराने ज़माने में लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे घूमने फिरने के लिए, तो वहीं हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण। चंद्रगुप्त के दरबार में जैसे फाहियान आया था, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। तो ये सब हमारा आर्कोलॉजिकल स्रोत होते हैं जिससे कि हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो यही इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का समय था, प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं थे क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं था।
लिखने पढ़ने का। लेकिन उन लोगों के पास क्या क्या थे, वो लोग कुछ स्मारक बनाते थे, चित्रकारी करते थे हड्डियों से, गुफाओं पे, ठीक है। और आधे ऐतिहासिक काल में क्या था कि वो लोग धार्मिक, कुछ ऐसा धार्मिक बुक लिखते थे, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में क्या था कि सब कुछ वो साहित्यिक और धार्मिक दोनों बुक लिखते थे, ठीक है। तो यही हमारा इतिहास का स्रोत है। और अब आगे देखते हैं, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। जैसे जो आज का समय चल रहा है उसके पहले के समय को हम लोग बीपी बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि वर्तमान के पहले जो शब्द हैं, जैसे कि अभी जो चल रहा है पास्ट के लिए हम लोग बिफोर प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ईसा मसीह का जन्म का समय है, इसे हम 0 मान लेते हैं। और अगर इधर चलेंगे हम लोग, जैसे 100 साल पहले, 100 साल बाद अगर ईसा मसीह के देखें तो 100 AD और 200 AD, फिर 300 AD, इस तरह से चलता है। और पीछे जब चलेंगे तो इसे 100 BC, 200 BC और 300 BC, एक घटते हुए क्रम में चलेगा, ठीक है दोस्तों। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है, जिसमें पहले का काल BC तथा बाद का काल AD कहलाता है। जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे पहला माना गया, और 0 माना गया। और पहले का काल BC, इधर का काल जो है वो BC कहा गया, और इधर का काल जो है उसे AD कहा गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के बारे में, भारत की क्या क्या स्थिति थी उसे हम लोग देख लेते हैं। भारत का नामकरण इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया है उसे इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु एक नदी थी जो कि अब पाकिस्तान में है। हमारा देश जो है वो 3 तरफ से घिरा है। एक तरफ हमारा देखिए अरब सागर है नीचे की तरफ, और एक तरफ हमारा बंगाल की खाड़ी है, और हमारा जब ऊपर चलेंगे तो हिमालय है। सिर्फ हमारे भारत में आने का जो रास्ता था वो हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से होते हुए था। और वहीं पे पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट हो गया है, उस वहाँ पे एक सिंधु नदी बहती थी, तो उसी सिंधु नदी के नाम पे इंडस रखा गया। इंडस उसे इंग्लिश में कहते थे, ठीक है। और जिसका नाम संस्कृत में सिंधु था। और भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्ट अध्यायी में आया था। भारतवर्ष का नाम जो अभी तक हमें लेख मिल चुके हैं उसमें एक पाणिनि का एक अष्टाध्यायी लेख था, ठीक है। उसमें भारत का नाम सबसे पहले आया था। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया। जो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे उन्हें भरत कहा जाता था, और उन्हीं के नाम पे भारत कहा गया। वैदिक काल के उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता था तथा दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। देखिए अपने अपने कालखंडों के समय में कैसे कैसे लोग नाम रखते थे वही बता रहे हैं कि वैदिक काल में तो इसे में उत्तर भारत को जो था उसे आर्यावर्त कहते थे,
ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहते थे। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। जैसे जैन धर्म जो है, जिसके महावीर थे, और उन्हीं के प्रथम जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, उनके पुत्र का नाम जो था वो था भारत, उसे उन्हीं के नाम पे भारत कहा गया। ये जैन कथाओं के अनुसार है। ठीक है, आपको जानकारी रखनी चाहिए। और पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरुष वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया। अब जब हम पौराणिक कथा देखेंगे तो उसमें क्या था कि एक राजा दुष्यंत थे और शकुंतला देवी थी, उनके पुत्र के नाम पे भरत के नाम पे भारत का नाम दिया गया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया। जो ब्राह्मणों का ग्रंथ था उसमें भारत को भारतवर्ष ही कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, समुद्र के उत्तर में देखिए, समुद्र के उत्तर मतलब जो हमारा भारत वाला जो नक्शा है आप लोग देखे होंगे, तो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। तो समुद्र के उत्तर जब हमारा ऊपर चलेंगे तो उत्तर हो जाता है। हिमालय के दक्षिण, हिमालय जो है हमारा, इधर जो हिमालय है इधर भारत पड़ता है, तो उसका नाम भारत है विष्णु पुराण में। क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति, भारत की प्रजाति निवास करती है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति मतलब भारत की संतान जो है वो निवास करती हैं, इसलिए इसे भारत कहा गया। भागवत पुराण में इस देश को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई। भागवत पुराण जो है, देखिए कई पुराण हैं, उसके अनुसार इसे अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भूभाग को कहा गया है जहां ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। जब मौर्य वंश का जो शासन था उसे जहां शासन था उसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, यूनानियों ने भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। जो यूनानी आए वो इंडिया कहते थे, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंदू अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। जो कि मध्यकालीन लेखक थे वो इसे हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो एक क्वेश्चन अगर आएगा कि यूनानियों ने इसे क्या कहा था और मध्यकालीन लेखकों मतलब जो अरब या मुग़ल आए, तुर्की आए, उन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जो हिंदुस्तान जो बना, उस सिंधु को क्या कहते थे कि ह को स कहते थे, तो ये हिंदू को सिंधु कहने लगे, सॉरी सिंधु को हिंदू कहने लगे, तो ये फारसी शब्द है। ठीक है, यूनानी भाषा की इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। जो यूनानी भाषा की इंदे है उसके आधार पर इसे इंडिया कहा गया। देश का वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। ठीक है, जो देश का वर्तमान नाम है हमारा
भारत वो बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ भारतों का देश है। जो भारत, जो यहाँ लोग रहते हैं उसे भारतीय कहते हैं, उनका देश है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, जो कि एक भरत जो था वो कबीला भी एक था इसी नाम का। भारतवर्ष को का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जो कुछ अभिलेख मिले हैं हमारे यहाँ, उसमें सर्वप्रथम जो था वो हाथी गुफा अभिलेख था। उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का नाम मिलता है। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी में शासनी अभिलेख से मिलता है। जो हिंदुस्तान शब्द है वो क्या था कि 262 ईस्वी में शासनी एक अभिलेख था, उसमें मिलता है हिंदुस्तान शब्द। ठीक है दोस्तों, देखिए, भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है स्पष्ट किया गया है। जो संविधान है हमारा इंडिया का, उसमें क्या कहा गया कि एक राज्यों का एक संघ है हमारा इंडिया, और इस इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, ये संविधानिक नाम है। तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि संवैधानिक नाम क्या है भारत का, तो इंडिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।